लक्ष्मीकांत लाइन बाय लाइन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लक्ष्मीकांत लाइन बाय लाइन सीरीज। इसमें हम लोग एम लक्ष्मीकांत की बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ते और समझते हैं। आज ये हमारी चौथी क्लास है और आज हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें एम लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है वो इंट्रो दिया गया है। इसके बाद दूसरे वाले में पहला चैप्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का 3 टॉपिक पढ़ाया गया है। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और दूसरे वाले में दूसरे क्लास में चेंज बाय इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अदर फंक्शन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें माइनर कमेटी है, मेजर कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी है, इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, ये रहा आज का हमारा ये टॉपिक है, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप अपना किताब खोल लेंगे सामने, बिना किताब का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग जानते हैं जैसे कि हम लोग डायरेक्ट नोट्स से पढ़ते हैं, तो अपना नोट्स ओपन करेंगे। ये पिछले क्लास में हो चुका है, तो अब ये देखिए, रिवीजन हम करा देंगे बाद में। लास्ट में कल इसको पूरे क्लास को एक बार फिर से रिवीजन किया जाएगा। ओके, हम लोग ने पहले माइनर कमेटी सारी कमेटियाँ देख ली थी। आज हमारा पहला टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर क्या क्या आरोप लगाए गए और इसमें क्रिटिक्स क्या क्या था क्रिटिक्स क्या क्या था, और जो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग थे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को कई बैकग्राउंड पर क्रिटिसाइज़ किया है। आज वो हम बैकग्राउंड देखेंगे। ठीक है, आप अपना किताब खोलेंगे, उसमें जो हम पढ़ाएंगे आप उसमें अंडरलाइन करते जाइएगा। अगर कोई लाइन लिखा हो तो उसके नीचे अंडरलाइन करते जाइए, पेंसिल से या पेन से, जिससे कि आपको याद रहे। आप साथ साथ पढ़िए। ठीक है, द क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आगे देखिएगा। The critics have criticized the Constituent Assembly on the various grounds. These are as follow: not a representative body. The critics have argued that the Constituent Assembly was not a representative body, as its members were not directly elected by the people of India on the basis of universal franchise. सबसे पहला इसमें क्रिटिक्स था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। क्रिटिक्स का कहना ये था कि असेंबली के मेंबर डायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट नहीं किए गए हैं। मेंबर का इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर नहीं हुआ था। इसीलिए असेंबली को लोगों की ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं माना गया, क्योंकि उसमें जो 18+ या 21+ ऐसा कुछ नियम नहीं था कि ये सभी लोग वोट दे सकते। उसमें कुछ लिमिटेड लोग, जैसे कि कुछ पढ़े लिखे लोग ही उसमें वोट दे सकते थे, इसलिए इसे पूरा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं माना गया। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या था? नॉट अ सोवरिन बॉडी। कई क्रिटिक्स बोल रहे थे नॉट अ सोवरिन बॉडी। द क्रिटिक्स maintained that Constituent Assembly was not a sovereign body, as it was created by proposal of the British government. Further, they said that the Assembly held its session with the permission of the British government. मतलब दूसरा मेजर क्रिटिसिज्म क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो सोवरेन बॉडी नहीं है। समझ रहे हैं? सोवरेन बॉडी नहीं है। उनका आर्गूमेंट क्या था? क्रिटिक्स क्या बोल रहे थे कि जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल के थ्रू क्रिएट हुई है। इसके अलावा असेंबली अपनी मीटिंग भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन से ही करती है। इसीलिए क्रिटिक्स का कहना था कि असेंबली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट और सोवरेन बॉडी नहीं है। बात समझ में आया यहाँ तक? तो एक बार फिर से देखेंगे हम लोग क्या क्या था। नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, मतलब जो मेंबर थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, उनका यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं था। और इसमें जो मतलब आप मेंस में कैसे काउंटर कर सकते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज अनअवॉइडेबल ड्यू टू कॉलोनियल कंडीशन। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। असेंबली स्टिल रिप्रेजेंटेड ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब इसका काउंटर कैसे करना कि जो दिया गया था कि जो क्रिटिसाइजर थे उनको काउंटर कैसे किया गया, अब ये लिख सकते हैं काउंटर के लिए कि क्यों नहीं हुआ। और जो इसमें लिखा था नॉट सोवरेन बॉडी, इनिशियल फेज में सोवरेन बॉडी नहीं था।
ब्रिटिश प्रपोजल के अंडर में क्रिएट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उसमें माना जा रहा था कि ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस है। ऐसा था नहीं, लेकिन अब माना जा रहा था, तो माना जा रहा था उसी समय के हिसाब से। जो सेशन हेल्ड क्या हुआ था, बोल रहे थे कि सेशन जो हेल्ड करना है वो परमिशन से ही करना है। तो नॉर्मली इस बात है, अगर उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने वाले रहेंगे, उस समय ब्रिटिश का हमारे ऊपर राज था, तो उसमें हम उनसे परमिशन लिए बिना नहीं कर सकते थे। यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरा तीसरा उनका क्या क्रिटिसिज्म था। तो बोलते थे कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तीसरा पॉइंट बुक में देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स the Constituent Assembly took unduly long time to make the Constitution. They state that the framers of the American Constitution took only 4 months to complete their work. In this contest, Najruddin Ahmad, a member of Constituent Assembly, coined a new name for the drafting committee to show the contempt for it. He called it Drifting Committee. मतलब जो तीसरा उनका क्रिटिसिज्म था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लिया, ऐसा आरोप था क्रिटिसाइजर का। उनका कहना ये था कि जो उन्होंने क्या किया, कंपेयर किया कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर किया कि जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर थे वो 4 महीने में अपना संविधान है वो कंप्लीट कर लिए। इसी कॉन्टेस्ट में जो नजरुद्दीन अहमद कॉल्ड ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कर दिए। मजाक उड़ाते उड़ाते उन्होंने बोल दिया कि नजरुद्दीन अहमद जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही मेंबर थे, लेकिन नॉर्मल सी बात है, जो ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसमें कुछ क्रिटिसाइजर भी होते हैं, कुछ मजाक भी उड़ाते हैं। उसी में नजरुद्दीन अहमद जो खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को मजाक उड़ाते हुए एक नाम दिया। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कह दिया। क्या कह दिया? ड्रिफ्टिंग कमेटी। अगर अब हम जैसे अब मेंस में आ जाता है तो उसका हम काउंटर कैसे लिखेंगे? तो लिख देंगे इंडियाज डाइवर्सिटी रिक्वायर्ड डिटेल डेलिब्रेशन। मतलब कि बहुत सारा डाइवर्सिटी है हमारे देश में, अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग लोग हैं, तो उसके हिसाब से सबको देखते हुए संविधान बनाया गया। क्योंकि हमारा देश सेकुलर है, मेजॉरिटी मानते हैं हिंदू का, लेकिन सेकुलर तो माना जाता है, तो इस हिसाब से इसको एडजस्ट किया गया, तो इसलिए ज़्यादा लग गया। और सबसे बड़ी बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 60 देशों का संविधान को पढ़ा गया, उसका क्रक्स निकाला गया, उसकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसको लिया गया, इसके बाद हमारा बनाया गया। और चौथा जो आरोप था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर, उसको बोला जा रहा था डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। मतलब इसमें कांग्रेस का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था। तो इसमें आगे देखिएगा किताब खोल के, द क्रिटिक्स चार्ज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस पार्टी। ग्रैनिल ऑस्टिन, एन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, रिमार्क्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ वन पार्टी बॉडी in an essentially one party country. The assembly was the Congress and the Congress was India. मतलब चौथा क्रिटिसिज्म ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कांग्रेस पार्टी का डोमिनेशन में थी, ऐसा मानना था लोगों का, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी कांग्रेस की ही थी। एक एक्सपर्ट थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो ग्रैनविले ऑस्टिन थे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज वन पार्टी बॉडी इन अ वन पार्टी कंट्री। तो कहना था कि जो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। मतलब कहना था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो इंडिया है और इंडिया जो है कांग्रेस है, ऐसा मानना था उनका। अब इसमें ये जो इसको आप आंसर में यूज कर सकते हैं पॉलिटिकल रियलिटी और इलेजिटिमेसी को दिखाने के लिए। और चौथा क्रिटिसाइजर क्या था कि यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने वाले लोग थे उसमें भर के लॉयर भरे हुए थे। ठीक है, तो इसमें पाँचवा है, इसमें लॉयर जो भर के पड़े हुए थे, ऐसा बोलना था। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। इट इज ऑल्सो मेंटेन्ड by the critics that the Constituent Assembly was dominated by lawyer and politician. They pointed out that other section of the society were not sufficient represented. This to them is main reason for the bulkiness and complicated language of the constitution. इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर लॉयर जो थे और पॉलिटिशियन डोमिनेटर माना जा रहा था। इसका क्रिटिक्स का कहना यह था कि सोसाइटी के
बाकी जो सेक्शन है, जैसे कि जो प्रोफेसर हो गए या जो भी है प्रोफेशन है, या जो भी अलग जो जैसे कि कई कई जैसे कि इसमें लॉयर और पॉलिटिशियंस है, इसमें टीचर नहीं थे, अलग अलग भी प्रोफेशन होता है या जो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है वो नहीं था, ऐसा माना था। उनको सही से पूरा नहीं मिला है ये। और जो लॉयर होते हैं उनका लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे सुओ मोटो हो गया, ये सब नॉर्मल लोगों को नहीं समझ में आएगा। ये जुडिशियल लैंग्वेज बहुत हार्ड लैंग्वेज होता है, इसलिए बोला गया कि ये इसका लैंग्वेज जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, और यही रीज़न इसका है कि ये बहुत बल्किनेस और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा गया है। और ये छठवां क्या था वो माना जा रहा था कि ये हिंदुओं के द्वारा डोमिनेटेड है। और देखिए ये आर्गूमेंट, ये ध्यान दीजिएगा उसके पहले पॉइंट में, पांचवा जो लॉ और पॉलिटिशियन डोमिनेशन है, तो इसमें आर्गूमेंट में क्या आ सकता है, एक्सेसिव लीगल लैंग्वेज, सही बात भी सही है, और अदर प्रोफेशन अंडर रिप्रेजेंटेटेड और एक्सेप्ट लॉयर एंड पॉलिटिशियन। जैसे काउंटर में क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड लीगल प्रिसीजन, मतलब कानूनी उसमें प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि एक्यूरेसी, लीगल एक्यूरेसी होना वो चाहिए, और इसमें स्टेबिलिटी ओवर सिंप्लिसिटी। एक तरह से देखा जाए तो आज तक हमारा देखिए संविधान तो कई देशों का बना, नेपाल का बना, पाकिस्तान का बना, कई देशों का बना, लेकिन उनका ज़्यादा चल नहीं पाया। हमारा ज़्यादा चलने का रीज़न क्या था, लॉयर थे, उनका दिमाग ज़्यादा चलता है कि एक क्राइम को कितने तरह से किया जाता है और क्या क्या अधिकार होना चाहिए, देश को कैसे बचाया जा सकता है, ये उनका मतलब उनका यही काम ही होता है देखना। तो हमारा उसी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा बना हुआ है, सिंपल नहीं है लेकिन स्टेबल है। और छठवां आरोप क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो हिंदू डोमिनेटेड है। ऐसा था नहीं, लेकिन अब माना जा रहा था, तो क्या बोलेंगे। अब किताब देखिएगा आप, डोमिनेटेड बाय हिंदू अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ हिंदू डोमिनेटेड बॉडी। लॉर्ड विस्काउंट सिमन कॉल्ड it it a body of Hindus. Similarly, Winston Churchill commented that the Constituent Assembly represented only one major community in India. अंग्रेज थे, अब वो देश को तोड़ने का ही बात करेंगे, वो तो कभी जोड़ने का बात करेंगे नहीं। उसी में उन्होंने क्या बोल दिया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है हिंदू डोमिनेटेड बॉडी थी, और एक तो लॉर्ड विस्काउट सिमन था, वो बोलता था ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बॉडी ऑफ हिंदू है। इसी तरह विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन का पीएम था एक टाइम पे, तो वो क्या बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, इंडिया की सिर्फ एक मेजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि उस समय भी डिवाइड एंड रूल का काम कर रहा था कि देश को और भी जातियों में बांट दिया जाए। मुस्लिम में तो बांट ही चुका था, फूट डाल ही चुका था, मतलब उस समय जाते जाते भी ये सोच रहे थे डिवाइड कर दें कि दोबारा से हमें रूल करने के लिए इनके पास मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब इसका काउंटर क्या करते हैं, माइनॉरिटी सेफ गार्ड स्ट्रांगली बिल्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन। भले से कोई देश के कुछ भी कहें लोग कि हिंदू डोमिनेटेड था, लेकिन हमारा जो संविधान है अगर अभी उसको देखा जाए तो उसे सेकुलर रखा गया है। और जो माइनॉरिटी हैं, चाहे वो SC ST में हो या तो फिर कोई ऐसे जैसे बौद्ध हो गए, जैन हो गए, ये बहुत माइनर है, तो इनको उस हिसाब से आरक्षण दिया गया है, जिसको रिजर्वेशन बोलते हैं। माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन दिया है। अपने जो नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पे उनको नॉर्थ ईस्ट में भी अलग से उनको आरक्षण दिया गया है। 4 स्टेट को शेड्यूल 6 में डाला गया है। 10 स्टेट को शेड्यूल 5 में डाला गया है SC के लिए। शेड्यूल 6 में ST से रिलेटेड ये छूट दिया गया है, मतलब देश के लिए किया गया है। वो जाते जाते बस उनका काम बांटना था और वो बांट के जाना चाहते थे। अब इसमें देखिएगा कुछ रिवीजन करते हैं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है प्रीलिम्स के लिए ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट में टोटल 8 पॉइंट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट का क्या है कि एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल यानी कि सील। ये जो है ना, इसको सील भी कह सकते हैं। जो सील है ना, क्या था इसका, एलिफेंट था, ठीक है। एलिफेंट, ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल क्या था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को CA लिखते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल क्या था, एलिफेंट था। ये पूछा जा सकता है, ये खास करके जो PCS वाला एग्जाम होता है उसमें पूछ देगा, और दे देगा लायन दे देगा, टाइगर दे देगा, काऊ दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए याद रखिएगा एलिफेंट था। उसीलिए अभी फिलहाल में चाइना के साथ बातचीत होता है तो चाइना बोलता है एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस। तो एलिफेंट क्यों बोलता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हमारी बनी तो उसका सिंबल जो था वो एलिफेंट था। ओके, अब आगे देखते हैं। सर BN राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर
लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर जो थे वो BN राव जी थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। HVR अयंगर वाज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सेक्रेटरी कौन थे? ये HV अयंगर जी थे। चीफ ड्राफ्टमैन कौन था? SN मुखर्जी। ड्राफ्टमैन का मतलब उसको ड्राफ्ट करने वाले जी। ठीक है, ये थे। आगे देखिएगा, कैलीग्राफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलीग्राफर आपको याद रखना है। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रैजादा was the calligrapher of the Indian Constitution. The original Constitution was hand written by him in a flowing italic word. मतलब कि जो हाथ से जो कैलीग्राफी, क्या होता है कैलीग्राफी, जो पहले जो संविधान था उसमें तो टाइपिंग मशीन था नहीं उतना, तो हाथ से लिखा गया था। वो हाथ से लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रैजादा। एक बार हमको याद है कि जब KBC खेला जा रहा था, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जो क्या बोलते हैं अमिताभ बच्चन है, वो 7 करोड़ का सवाल करता है कि जो संविधान है उसके किनारे का जो डिजाइन है वो कौन दिया था, इसका डिजाइन कौन दिया था। जो बनाया जाता है जैसे नहीं संविधान बनता है तो उसका कवरिंग का जो डिजाइन होता है उस पर बनाया गया फूल पत्ती, वो कौन दिया है, ये पूछा गया था। वो 7 करोड़ का क्वेश्चन था। 7 करोड़ का क्वेश्चन यहीं से आया था। अब इसका जवाब आप देंगे कमेंट में कि जो डिजाइन था उसको कौन बनाया था। ओके, अब हम बताते हैं अभी थोड़ी देर में, लेकिन आप पहले उसका जवाब दीजिए। और जो ये कैलीग्राफी जो था वो इटैलिक लैंग्वेज में था। ठीक है, इटैलिक। ठीक है, इटैलिक जो होता है ना, बोल्ड करके लिखा जाता है, कंप्यूटर में देखे होंगे आप उस तरह से, इटैलिक स्टाइल में। ठीक है, अब डेकोरेशन आर्टिस्ट कौन था? नंदलाल बोस और बेहोर परमानंद सिन्हा। ठीक है, अगर आप समझदार होंगे तो देख ही लेंगे। और जो हिंदी का कैलीग्राफी बाद में किया गया था, ठीक है, द कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट वाज डन बाई बसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, एंड एलिजेंटली डेकोरेटेड एंड एल्यूमिनेटेड बाई नंदलाल बोस। ठीक है, देखते हैं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है। अब आता है हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 394A। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडियन टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, इसका ओरिजिनल पोजीशन क्या था? किताब में देखिएगा, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया did not make any provision with respect to an authoritative text of the constitution in the Hindi language. Later, a provision of this regard was made by 58th Constitutional Amendment Act 1987. This amendment inserted a new Article 394A in the last part of Constitution. ठीक है, this article contained the following provisions. इसमें क्या था कि सबसे पहले ये समझाना जरूरी है कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हिंदी लैंग्वेज की अथॉरिटेटिव नहीं थी, मतलब कि कोई प्रोविज़न नहीं था कि हिंदी लैंग्वेज होगा। मतलब शुरुआत में सिर्फ इंग्लिश टेक्स्ट को ही अथॉरिटेटिव माना जाता था कि हिंदी का, कोई समय हिंदी को मतलब उतना वैल्यू नहीं दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर इंग्लिश को ही वैल्यू दिया गया था। ओके, इसके बाद आता है, इसके बाद जो अब वो तो इंग्लिश तो अंग्रेजों का भाषा था। इसके बाद इसको गैप को फिल करने के लिए 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 लाया गया। 1987 लाया गया। ठीक है, इसमें एक आर्टिकल डाला गया 394A, ये प्रोविज़न है। ए मतलब मैक्सिमम ये तभी आता है जब अमेंडमेंट करके लाया जाए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। मैक्सिमम टाइम क्या 100% यही रहता है कि ए आ गया, वो बाद में इंसर्ट किया गया हो किसी प्रोविज़न के द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रोविज़न में इसका पहला प्रोविज़न क्या था? द ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, द मॉडिफिकेशन विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग in the conformity with the language style in the terminology adopted in the authoritative text of central act in Hindi can be made it all. The amendment of constitution made before such publication should incorporated in it. मतलब क्या था कि जो 398 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को यह पावर दी गई थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी ट्रांसलेशन पब्लिश करवाए। ठीक है, प्रेसिडेंट को क्या था कि पावर दी गया था कि हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिश करवाए,
और सेंट्रल एक्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज स्टाइल और टर्मिनोलॉजी के साथ कंफर्मिटी लाया जाए। ठीक है, इस हिंदी ट्रांसलेशन में कॉन्स्टिट्यूशन के सारे अमेंडमेंट जो पब्लिश होंगे, ठीक है, और इनकॉर्पोरेट करना मैंडेटरी है, मतलब इसको मैंडेटरी बना दिया गया। ठीक है, जो हिंदी टेक्स्ट है सेम मीनिंग एज इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, और हिंदी वर्जन का अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, इसको माना जाएगा। अब इसको भी अथॉरिटी दे दिया गया 358 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, कब हुआ था 58? कब हुआ था 58? 1987। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ए लिख लीजिए यहाँ पे। इसमें हिंदी को दर्जा दे दिया गया था अथॉरिटेटिव टेक्स्ट का। ठीक है, इसमें संविधान किया जाएगा और प्रेसिडेंट को पावर दिया गया था कि वो ही हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिश करेगा और जो भी अमेंडमेंट हुआ है वो हिंदी वर्जन होगा। ठीक है, अब प्रीलिम्स ट्रैप क्या है, अब पूछ देगा, बोल देगा जो हिंदी लैंग्वेज है वो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है, ओरिजिनली अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है, लेकिन ये गलत चीज़ है। हिंदी जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ओरिजिनली नहीं था, उससे बाद में 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था 1987 में। ठीक है, और कोई दिक्कत? ये आप देखिएगा, ये काम फंसाने वाला होता है, यहीं पे एग्जाम फंसाता है। बोल देगा, क्या बोलेगा कि हिंदी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है शुरुआत से, मतलब ओरिजिनली अथॉरिटेटिव, लेकिन ये नहीं था। इंग्लिश पहले शुरुआत में जो इंग्लिश अथॉरिटेटिव टेक्स्ट था, और 58 कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे ऐड किया गया। ठीक है, ओके। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अगर कोई भी चीज़ न समझ में आए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, हम उसे दोबारा समझाएंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, क्योंकि ये पहला चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है, और इसका आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा ये सारे क्रिटिसिज्म वो देख लिए हम, हिंदी टेक्स्ट भी देख लिए। ठीक है, हिंदी टेक्स्ट भी देख लिए हम लोग। ओके, अब हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लिए कि एलिफेंट उसका सील था, BN राव लीगल एडवाइजर थे। ओके, और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्यूटीफुल डेकोरेटेड कौन किया गया था, यही 7 करोड़ का सवाल यही था। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? 7 करोड़ का सवाल कौन सा था कि जो डेकोरेट किया गया था, फूल पत्ती से ब्यूटीफाई किया गया था, उसके ओरिजिनल वर्जन को कौन किया था? नंदलाल बोस जी किए थे, और बियोहार राम मनोहर सिन्हा जी किए थे। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, यही 7 करोड़ का सवाल था। ओके, अब आइएगा, ये हिंदी हो गया। ठीक है, इसके बाद जो टेक्स्ट ये भी हो गया। अब आता है कि रिजल्ट का परिणाम क्या था, ये रिवीजन जो पहले करा चुके हैं हम। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस को 208 सीट मिला था, मुस्लिम को 73 सीट मिला था, और इंडिपेंडेंट 8 सीट थे। ठीक है, अब हिंदू मुस्लिम ये कितना थे ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब पूछता नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा। अब हाँ, ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बना था तो उसमें कितनी लेडीज़ थी, टोटल कितनी थी? 15 थी। ठीक है, 15 थी। इनमें से सबका तो नाम याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का याद कर सकते हैं, जैसे कि सरोजनी नायडू हो गई, सुचिता कृपलानी हो गई, जो यूपी की वो भी रह चुकी हैं, चीफ मिनिस्टर CM भी रह चुकी हैं, विजय लक्ष्मी पंडित हो गई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट इनका क्या है? यूपी था। ठीक है, यूपी के एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके। अब ये कौन सा सीट का किस जगह से कहाँ था ये आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि अब इसको याद करना है, और इसको याद हम बाद में करवाएंगे ट्रिक्स के साथ में, कि फर्स्ट सेशन इसका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सेकेंड सेशन इसका किसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 11 सेशन हुए थे ना टोटल, तो टोटल 11 सेशन कब हुए थे। इसके आगे हम लोग इसका जगह भी देखेंगे किस जगह पे हुआ था। ठीक है, जगह क्या मतलब कि एक ही जगह हुआ होगा, और क्या, वो तो कांग्रेस का अधिवेशन अलग था, इसका एक ही जगह हुआ था। तो हम इसका देखेंगे कहाँ कहाँ बैठक हुई थी। ठीक है, इसमें देखेंगे कि हाँ, ये देखेंगे कि अमेरिका क्या कहता था। अब ये देखेंगे यूएस का जो संविधान है उसमें 7 आर्टिकल है। ठीक है, और वर्किंग पीरियड इनका कितना है? मई 1787 से सितंबर 1787, मतलब 4 महीने में इनका संविधान बन गया। कितना है? 10 पेज का है, तो बस 10 पेज, पता नहीं कितना है, कम है बहुत ज़्यादा। इनका कनाडा का है, 147 आर्टिकल है। अक्टूबर 10 1864 से मार्च 87 तक है, 2 साल 6 महीने इनका लगा है। इसका टाइम ठीक ठाक है। ऑस्ट्रेलिया का 128 आर्टिकल है,
और इनको बनाने में 9 साल लगे, मतलब सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया का लगा है 128 आर्टिकल के लिए। हमारा तो 400 प्लस हो गया। साउथ अफ्रीका है, इनका भी 1 साल लगा है। मतलब अब देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। जो 393 है जो शॉर्ट टाइटल के लिए इसका है, 394 कमिटमेंट है, ठीक है। 394 अथॉरिटेटिव टेक्स्ट वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लीजिएगा। और 395 रिपील करता है, ठीक है, उसकी जो भी प्रोविजन है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और आपसे हम कल मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, और कैसा लगा क्लास कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।